अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारा 17 लेक्चर्स है बेसिक फिज़िक्स पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वर्क, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसके यूनिट्स को किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एग्जांपल्स और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है उनको हम देखेंगे। आउटलाइंस में हम सबसे पहले वर्क को डिफ़ाइन करेंगे, देन एग्जांपल्स उसकी डेली लाइफ से, एक्सप्लेनेशन, यूनिट्स उसके किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूला से, उसके यूनिट्स को डिफ़ाइन करेंगे जो जॉल है। पॉजिटिव वर्क डन हमारे पास जो केस है पॉजिटिव वर्क डन का, वो किस टाइम होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। नेगेटिव वर्क कब होता है हमारे पास, और ज़ीरो वर्क। लास्ट में हमारे पास कुछ रेफरेंस होंगे। सबसे पहले है वर्क। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसेस इट थ्रू सम डिस्टेंस, देन वर्क इज सेड टू बी डन। कहते हैं जब कोई फोर्स एक्ट करती है किसी बॉडी पर और वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर करे, डिस्टेंस कवर करे, कुछ फासला तय करे, ठीक है, देन हम कहते हैं वर्क इज टू बी डन, कि कोई काम किया गया। और सेकंड इसकी डेफिनेशन है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, जो हमारे पास वर्क डन होता है। और स्केलर प्रोडक्ट को हम किस तरह से लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट तो ये आ जाएगा इक्वल टू एफ डी कोस ऑफ थीटा। यानी कि अगर डेली लाइफ से आप देखें, इसकी बहुत सारी एग्जांपल है। वैसे तो हम वर्क कहते हैं किसी भी जो वर्क एंड एनर्जी का आपस में रिलेशन होता है, ये जो एक्चुअली हमने आर्टिकल्स अब करने हैं वो वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड कर। तो वर्क एंड एनर्जी का ये है कि कोई भी काम करने की जो सलाहियत होती है उसको आप एनर्जी कहते हैं, और वर्क भी आप उसी वक्त करते हैं। कोई भी काम अगर करते हैं तो उसको हम कहते हैं आपने कोई वर्क किया है। लेकिन यहाँ पे फिजिक्स की लैंग्वेज में हमारे पास जो वर्क होता है वो उसका मतलब ये होता है कि कोई काम किया जाए, साथ में वो डिस्प्लेसमेंट भी कवर करे। वैसे तो हम कोई काम करते हैं ना, हम पढ़ते हैं, हम खाते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या कोई चीज़ कैरी करते हैं, या हम थकन फील करते हैं कोई काम करके, तो ये सारा वर्क की वजह से होता है। लेकिन जो फिजिक्स की लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में है, उसमें हमारे पास जो वर्क होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है एफ डॉट डी का, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। यानी कि कोई फोर्स आप अप्लाई करें किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी बॉडी पर, ठीक है, तो उसको आप फोर्स को अप्लाई करते हुए उसको मूव करवाएं वहां से, यानी कि कुछ ना कुछ वो डिस्प्लेसमेंट जो है, वो डिस्टेंस जो है वो कवर करे, तो उसको हम कहते हैं वर्क डन। अब ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में हमें पता है कि हम जब डॉट को रिप्लेस करते हैं कोस थीटा एंगल आता है, कि कोस की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम होती है कोस जीरो की वैल्यू, तो इसलिए हम यहाँ पे एफ डी कोस ऑफ थीटा लेते हैं। तो ये हमारे पास है वर्क की डेफिनेशन। चलें, अ हॉर्स पुलिंग अ फ्लो थ्रू द फील्ड। ये जिस तरह से ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि ये एक हॉर्स को पुल कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू अ इन द फील्ड, खेतों में। तो ये भी एक वर्क डन की एग्जांपल है। अ फादर पुशिंग अ ग्रोसरी कार्ट। ये देखिए, ये फादर पुशिंग कर ग्रोसरी कार्ट को, तो ये भी क्या है, वर्क डन की एग्जांपल है, क्योंकि ये फोर्स अप्लाई करते हैं इस पर, तो देन ये मूव करता है। इसी तरह से ये भी इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, देन ये मूव करते हैं। तो ये आपके पास डेली लाइफ में एग्जांपल्स है। और सेकंड, ये आपके पास कुछ डिफरेंट डेली रूटीन की एग्जांपल्स हैं जो आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं होता, लेकिन आप वर्क कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे इस मैन को, ये इसके साथ एक्सरसाइज कर रहा है, तो ये वर्क कर रहा है। इसी तरह से गाड़ी में अगर आप मूव कर रहे हैं तो वो भी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे उसको स्टार्ट करवाने के लिए, तो वो भी वर्क डन की एग्जांपल है। आप खाना खाते हैं, वो भी एक काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे वो डेली लाइफ का, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में हम उसको फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट से जो है प्रेजेंट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ये आपको थकन अगर फील हो रही है, ठीक है, आप उठते हैं सुबह के टाइम, तो वो आपको वर्क की वजह से थकावट होती है, फील होती है। इस तरह से आप ऑफिस में जाते हैं कोई काम करने, ठीक है, जॉब पे, तो वो भी आप वर्क करते हैं। तो ये सारी जो है वो वर्क की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन है वर्क डन की। If the force makes an angle theta
ये जो हम वर्क डन को एक्सप्लेन कर रहे हैं ये सिमिलरली हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट की तरह है, ठीक है। वहाँ पे हम ए डॉट बी ले लेते हैं कि कोई भी आपके पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, कि एक वेक्टर ए की बजाय आप यहाँ पे फोर्स लेंगे ए की जगह, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो बी की जगह। तो सिमिलरली हम उसको उसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे जैसे हम स्केलर प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट होता है, यानी कि उसमें cos थीटा एंगल लेते हैं। तो जैसे हम उसमें वर्क मैक्सिमम और मिनिमम वेक्टर्स की वैल्यूज देखते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी हम देखेंगे। इफ द फोर्स मेक्स एन एंगल थीटा विद द डिस्प्लेसमेंट, then we take the component of the force in the direction of the displacement as shown in figure 1। कहते हैं अगर फोर्स कोई एंगल बना रही है डिस्प्लेसमेंट के साथ, जैसे ये फिगर 1 है आपके पास, ये फोर्स है, ये एंगल बना रही है डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो उसका कंपोनेंट क्या होगा, टेक द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। फिर हम क्या करेंगे, ये फोर्स का कंपोनेंट लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, यानी कि जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, अब ये आपके पास है, यहाँ से आपने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये आपके पास इसका कंपोनेंट आ जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाला टर्म है तो एफ कोस थीटा आ जाएगा। जैसे हम उसमें ए एक्स लेते थे, तो ये आपके पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो यहाँ से आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा बी कोस ऑफ थीटा, ठीक है, और वो आपके पास बन जाएगा ए कोस ऑफ थीटा। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास ये जो है परपेंडिकुलर हम फोर्स से ड्रॉ कर रहे हैं, अगर फोर्स एंगल बना रही है आपके डिस्प्लेसमेंट के साथ यहाँ पे ये जो थीटा एंगल, तो फिर ये वाला हमारे पास कंपोनेंट क्या आएगा, एफ कोस ऑफ थीटा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स के साथ एंगल बना रहा है, यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट हमने देखना है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फिर हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट से फोर्स पर जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो इसका कंपोनेंट ये यहाँ से यहाँ तक का ये आ जाएगा डी कोस ऑफ थीटा। तो ये आपके पास जो एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट पर कंपोनेंट आएगा फोर्स का वो एफ कोस ऑफ थीटा होगा, और ये जो डिस्प्लेसमेंट का एफ फोर्स के ऊपर जो कंपोनेंट आएगा वो डी कोस ऑफ थीटा आएगा, यानी कि ये फोर्स का कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा और ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट आ जाएगा। और दोनों तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वर्क डन से लिख सकते हैं। जो डॉट प्रोडक्ट उसमें हम क्या कहते थे कि हमने परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ली है ए की बी पर और बी की ए पर, तब हम ए एक्स लिख देते थे साथ में, ठीक है। यहाँ पे ए एक्स नहीं लिख रहे, हम जस्ट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को हम मेंशन नहीं कर रहे, यहाँ पे हम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट्स को देख रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये आपके पास फिगर 1 है, आपके पास फिगर 2। जैसा भी हमने टू फिगर्स में देखा कि एक में हमारे पास जो है वो एफ कोस ऑफ थीटा हम कंपोनेंट ले रहे हैं, और सेकंड हम डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट डी कोस ऑफ थीटा ले। तो यहाँ पर हम दोनों से जो है वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, तो वर्क डन हमारे पास क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी। तो जब हम फिगर 1 की अगर बात करें तो वर्क इज इक्वल टू एफ कोस ऑफ थीटा, यानी कि एफ का कंपोनेंट हम ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, मल्टीप्लाई बाय डी, तो ये आ जाएगा एफ डी कोस ऑफ थीटा। इसी तरह से जो फिगर 2 की बात करें तो उसमें हम डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हमारे पास वर्क किसके इक्वल आ जाएगा, एफ और डी कोस ऑफ थीटा। यानी कि टोटल अगर दोनों फिगर्स में हम देखें तो वर्क हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, एफ डी कोस ऑफ थीटा। एस जैसे सिमिलरली जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था कि ए डॉट बी, यहाँ पे एफ डॉट डी है, यहाँ पे ए डॉट बी हमने किया था, तो ए और बी का कंपोनेंट लिया था बी कोस ऑफ थीटा, और इसी तरह से ए कोस ऑफ थीटा हमने ए का कंपोनेंट लिया था बी की डायरेक्शन के अलोंग, यानी कि जो हम प्रोजेक्शन कह रहे थे कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, वो हम इधर लिखते हैं। तो वो भी किसके इक्वल आ जाएगी, ए बी कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ आप इसके आगे यहाँ पे ए बी कोस थीटा की इक्वल आ जाएगी। हैंस वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क डन जो है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी क्यों है, या हमारे पास वर्क डन जो है वो डॉट प्रोडक्ट हम क्यों कहते हैं उसको, तो फिर आप ये वाला जो प्रोसेस है ये कर सकते हैं कि इस तरह से आप इसको ये दो फिगर्स को डिफाइन करते हुए कि हम इस तरह से एफ कंपोनेंट लेते हैं, डी कंपोनेंट लेते हैं, और वर्क हम स्केलर प्रोडक्ट में भी ऐसे ही करते हैं कि बी कंपोनेंट लेते हैं ए के अलोंग, और इसी तरह से ए कंपोनेंट लेते हैं बी के अलोंग।
Hence, work is a scalar quantity and it can be defined as work is the scalar product of force and displacement. फिर आप ये आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके यूनिट्स हैं। वर्क डन के यूनिट्स हम किस तरह से करेंगे? फिजिक्स में हम जितने भी टर्म्स पढ़ रहे हैं सबके हम यूनिट्स देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास वर्क के यूनिट्स हैं। ऐसा यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ वर्क इज जॉब। कि वर्क के यूनिट क्या है? जॉब। स्पेसिफिक नेम एक रख दिया है कि वर्क के यूनिट को हम जॉब कहते हैं। तो वर्क किसके इक्वल होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। और इस जॉब को हम देख सकते हैं कि ये किसके इक्वल आता है? हम वर्क के फार्मूला से। ये फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स का यूनिट हमें पता है न्यूटन है, हमने पढ़ा है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर्स में मेजर करते हैं। तो इस तरह से एफ डॉट डी यानी कि न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर विच इज इक्वल टू जॉल। कि न्यूटन मीटर जो है वो जॉल के इक्वल है, कि इसके यूनिट्स है वर्क। और अगर हम जॉल को डिफाइन करना चाहें कि जॉल हमारे पास क्या है, फिर हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द वर्क डन इज 1 जॉल। कि वर्क डन 1 जॉल हमारे पास होगा व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1। जब कोई फोर्स 1 न्यूटन किसी बॉडी पे लगे और उसको डिस्प्लेसमेंट कवर करे 1 मीटर का, तो हम कहेंगे 1 जॉल है। कि 1 न्यूटन आपके पास फोर्स और 1 मीटर डिस्टेंस कवर, तो उसको हम कहते हैं 1 जॉल कहते हैं। सेकंड, आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं और आपको आना भी चाहिए। सिंपली अगर वर्क के यूनिट्स पूछेंगे या जॉल लिखा हुआ है, आप जॉल पर यस कर सकते हैं। न्यूटन मीटर लिखा है जिसमें दोनों ऑप्शन है, उस पर आप टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर जॉल में इस तरह से यूनिट्स नहीं लिखे, आपके पास एमसीक्यूज में जो ऑप्शंस हैं उसमें किलोग्राम मीटर सेकंड में लिखी हैं, तो फिर आप उसको देख सकते हैं कि जॉल जो है वो किलोग्राम मीटर सेकंड में किसके इक्वल आता है। तो आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमारे पास फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती है? एम में। न्यूटन है ना इसके यूनिट्स। अगर डायरेक्ट आपको नहीं याद अभी के न्यूटन किसके इक्वल है, तो आप इस तरह से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। फोर्स किसके इक्वल होती है? एम में के, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई आप करें। एम के यूनिट्स क्या होते हैं? किलोग्राम। और एक्सीलरेशन के यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी अगर आपको ना याद हो तो एक्सीलरेशन किसके इक्वल होता है? वी ओवर टी। तो वेलोसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं? वो भी अगर नहीं आपको याद तो बैक पे फिर चले जाएं, डी ओवर टी करें। तो डी ओवर टी से आप मीटर पर सेकंड, मीटर ओवर सेकंड आ जाएंगे। और वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड के साथ फिर सेकंड आ जाएगा। और जब आप एक्सीलरेशन के करते हैं तो ये आपके पास वेलोसिटी के क्या है? मीटर पर सेकंड ओवर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास एक्सीलरेशन के आ जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट के क्या यूनिट्स है? मीटर। तो इस तरह से ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? किलोग्राम। ये भी मीटर है और ये भी मीटर है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से ये 1 जॉल इसके इक्वल भी आ जाएगा कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इस तरह से वर्क के यूनिट्स नहीं आपको इसमें दिए गए, इस तरह से ये यूनिट्स भी आप जो है इसको लिख सकते हैं। अगर एग्जाम पेपर में इस तरह के गिवन है, ये आपको नहीं गिवन, तो फिर आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला आता है, कोई भी यूनिट्स जो है वो आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं भी याद तो आप फार्मूला अगर आपको आता है तो आप उससे लिख सकते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस हैं जब हम वर्क डन देखते हैं कि मैक्सिमम कब है और कब है। देयर आर सम स्पेशल केसेस फॉर वर्क व्हिच आर गिवन। सबसे पहले हमारे पास जो केस है वो पॉजिटिव वर्क है कि पॉजिटिव वर्क डन कब हमारे पास होगा। वर्क इज पॉजिटिव व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है सेम डायरेक्शन में, तो तब हमारे पास जो है वो वर्क पॉजिटिव होगा। W इज इक्वल टू एफ डॉट टी, एफ टी कोस ऑफ थीटा। थीटा एंगल हमारे पास क्या होगा? लेस देन 90 डिग्री। अब देखें इस तरह से भी आपको लिखा आ सकता है, जरूरी नहीं है मेंशन हो के थीटा इज इक्वल टू 0, लेस देन 90 डिग्री लिखा हो सकता है। तो तब आप कहेंगे अगर 90 डिग्री से लेस है तो वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव ही होगा। इस तरह से कि हमें पता है कि थीटा जो है कोस 0 की वैल्यू मैक्सिमम होगी 1। अब इसलिए ये लेस देन 90 डिग्री इट्स मीन के कोस हमारे पास 0 है, क्योंकि अब मैंने ये आपको समझाया हुआ है कि अगर हम सेम डायरेक्शन में दो चीज़ें जा रही हैं तो उनके दरमियान में एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में दोनों साथ साथ चल रही हैं तो उनके दरमियान में कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, इसलिए वो 0 डिग्री एंगल होता है। इसलिए हमारे पास कोस 0 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं। तो एफ डी इंटू 1 विच इज इक्वल टू एफ डी। तो यहाँ पर हमारे पास वर्क डन क्या होगा? मैक्सिमम होगा और पॉजिटिव होगा जब हमारे पास एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री होगा, यानी कि
थीटा जो है वो हमारे पास 0 डिग्री होगा। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव वर्क। अब नेगेटिव वर्क हमारे पास कब होगा? वर्क इज नेगेटिव व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट टू ईच अदर। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे? ऑपोजिट होंगे, यानी कि ऑपोजिट का मैंने आपको बताया। और सेकंड आप इसको लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि जो आपके पास एंगल होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो आपके पास जो वर्क डन है वो नेगेटिव होगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो ये थीटा 90 डिग्री होगा। इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब कि फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, आपका इस डायरेक्शन में, आपके पास डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर आपके पास 180 डिग्री एंगल बनता है। तो फिर cos 180 हमारे पास जो है वो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट आप करें तो वो -1 के इक्वल आता है। तो -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -FT आ जाएगा, यानी कि जो वर्क डन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी आपके पास। इस तरह से आपका वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा। सेकंड इसकी फॉर एग्जांपल वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, कि जब हम वर्क डन कोई करते हैं अगेंस्ट द फ्रिक्शन के तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। अगेंस्ट द फ्रिक्शन का मतलब होता है फ्रिक्शन, मैंने आपको लास्ट में बताया था कि रगड़ की जो फोर्स होती है, यानी कि ज़मीन के ऊपर आप चलते हैं तो वो रगड़ की फोर्स की वजह से, अगर वो फोर्स नहीं होगी वहाँ से तो आप स्लिप कर जाएंगे। तो इसी तरह से अगर फ्रिक्शन के अगेंस्ट हम कोई वर्क करेंगे तो वो हमारे पास हमेशा नेगेटिव होगा। ये एमसीक्यूज में भी अगर आपको इस तरह से है कि वर्क डन हमारे पास अगेंस्ट द फ्रिक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा, तो फिर आप लिखेंगे कि वो हमेशा ही नेगेटिव होगा जो अगेंस्ट द फ्रिक्शन हम करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है जीरो वर्क। अब जीरो वर्क हमारे पास कब होगा? When the displacement of a body is perpendicular to the force, the work done is zero. कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बॉडी का जो है वो परपेंडिकुलर फोर्स के, यानी कि इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ये आपके पास फोर्स डिस्प्लेसमेंट है और ये आपके पास क्या है? फोर्स। तो ये आपके पास एंगल जो है वो 90 डिग्री आएगा, ये फोर्स है और ये आपके पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इनके दरम्यान में एंगल जो है वो 90 डिग्री आएगा, तो फिर आपके पास जो है वो फोर्स वर्क डन जो है वो जीरो होगा, क्योंकि कोस 90 डिग्री हमारे पास क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। और इसको सेकंड आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि वर्क डन मिनिमम होगा। एफ टी कोस 90 डिग्री, तो एफ टी मल्टीप्लाई बाय जीरो विच इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपके पास आ जाएगा मिनिमम वर्क डन और जीरो वर्क डन कब होगा? जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल, तो फिर आपके पास जो है जीरो। तो ये फर्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है, अ मैन पुशेस अ लॉन्ग with a 40 Newton force directed at an angle of 20 degrees downward from the horizon. Find the work done by the man as he cuts a strip of ground 20. अब यहाँ पे देखें जो चीज़ें आपको गिवन है आप स्टेटमेंट पढ़ते साथ साथ लिखते हैं। 40 न्यूटन का मतलब 40 न्यूटन की फोर्स है, फोर्स एंगल कितना बन रहा है? 20 और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है? वो जो स्ट्रिप को कट कर रहा है वो 20 मीटर हो, तो डी इज इक्वल टू 20 मीटर। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी विच इज इक्वल टू एफ टी कोस ऑफ थीटा। तो थीटा हमारे पास क्या है? 20 डिग्री। कोस 20 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लें, 40 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा प्रॉब्लम का सोल्यूशन। इस तरह से अगर आपको प्रॉब्लम गिवन हो तो फार्मूला लगा के आप जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारे पास। सिमिलरली वैसे ही हम जैसे हमने प्रॉब्लम नंबर 1 किया है, इसमें जो है वो 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, कोई मैन शॉपिंग बैग को मूव करवा रहा है, एंगल जो है वो 90 डिग्री, डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर है। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। वर्क डन हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। तो 40 न्यूटन हमारे पास फोर्स है, 5 मीटर डिस्टेंस है और एंगल जो है वो 90 डिग्री है। वैसे तो आपको स्टेटमेंट से क्लियर हो जाएगा जो हमारे पास वर्क डन आएगा वो जीरो है, बिकॉज एंगल ऑफ 90 जो है वो हमारे पास कोस 90 जीरो होता है, तो उससे क्लियर है आपको। लेकिन फिर भी आप अगर कैलकुलेशंस करना चाहें तो इस तरह से आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। जब कोस 90 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास जीरो होती है। जीरो को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास पूरी टर्म्स को जीरो बना देती है। इस तरह से हमारे पास कोई भी वर्क डन जो है वो यहाँ पर नहीं होगा। थर्ड हमारे पास प्रॉब्लम है, अ बॉक्स इज लिफ्टेड वर्टिकली 1.5 मीटर एंड इज देन हेल्ड देयर। एक बॉक्स
बॉक्स है वो लटक रहा है, लटकाया हुआ है वर्टिकली, तो वो 1 मीटर 5 मीटर लॉन्ग है। द बॉक्स हैज़ अ वेट ऑफ 100 न्यूटन। अब उस पे जो वेट अप्लाई हो रहा है वो 100 न्यूटन है, यानी कि फॉर इग्नोर फ्रिक्शन हाउ मच वर्क इज बीइंग डन इन होल्डिंग द बॉक्स इन दिस एलिवेटेड पोजीशन। इस पोजीशन पर अगर आपके पास बॉक्स जो है वो लिफ्ट कर रहा है तो उस पे होल्ड कर रहा है, वर्क डन कितना अप्लाई हो रहा है, तो वर्क डन हमारे पास 0 है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे बॉक्स जो है वो लिफ्ट कर रहा है, बस कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा, वहीं पे बस पड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है आपने, तो इसलिए हमारे पास वर्क डन जो है वो 0 हो जाएगा, जिसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर कर रहा। उसकी लेंथ उन्होंने तो बताई है कि इतनी है, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा, जो कि साइंटिफिक में हमने लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन किया वर्क डन की डेफिनेशन के फोर्स लगाने से मूवमेंट हो, उसमें कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा। यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा है, इसलिए हमारे पास फोर्स जो है वर्क डन जो है वो 0 हो जाएगा। यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क बिकॉज यू डिड नॉट मूव द बॉक्स इन एनी डायरेक्शन, कि आप बॉक्स को किसी भी डायरेक्शन में नहीं कर रहे, इसलिए कोई भी वर्क नहीं। विद नो डिस्प्लेसमेंट W इज इक्वल टू एफ डी विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, यस इट डज फील लाइक यू आर पुटिंग वर्क इन जस्ट बाय होल्डिंग अ हैवी बॉक्स, या आप सिर्फ इस तरह से वर्क कर रहे हैं कि आप एक बॉक्स को पकड़ के खड़े हो। बट इन फिजिक्स द डेफिनेशन ऑफ वर्क रिक्वायर्स दैट अ फोर्स causes a displacement in order for work to be done। इसके बाद ये नेक्स्ट जो है वो रेफरेंस बुक्स हैं, यहाँ से आप इसको देखने टॉपिक को। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको जो है वो लेक्चर इक्विलिब्रियम और इसकी कंडीशन और टाइप्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर कुछ समझ ना आए आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।